दुबई अपने हैरत अंगेज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए मशहूर है, लेकिन अब इसका पड़ोसी शहर अबू धाबी इस काम में इससे आगे निकल सकता है। ये है कैपिटल गेट, दुनिया का सबसे ज्यादा झुका हुआ स्काईस्क्रेपर। इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीजा से 5 गुना ज्यादा झुका हुआ कैपिटल गेट गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता लगता है। इसे बनाने में कुछ असाधारण इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होगा। ये इमारत स्काईस्क्रेपर्स के निर्माण के नियमों को बदल सकती है। अबू धाबी का शेखडम पर्शियन गल्फ के किनारे पर बसा है। सन 1971 में मिलकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाने वाले 7 एमिरेट्स में ये सबसे बड़ा और सबसे अमीर एमिरेट है। अबू धाबी आधुनिक काल के एक सबसे बड़े मेकओवर से गुजर रहा है। इसके शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान सिटी सुपर लीग में शामिल होना चाहते हैं। अपनी राजधानी को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदलने के लिए वो 200 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। वो पहले ही आज तक का सबसे महंगा होटल बनाने में 3 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं। एमिरेट्स पैलेस में 114 सोने के गुंबद हैं और लग्जरी में इसका कोई सानी नहीं है। होटल में कमरे का एक रात का किराया 12,000 डॉलर तक है। इतना ही नहीं, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी और भव्य मस्जिद का निर्माण भी किया है, जिसमें 40,000 नमाजी आ सकते हैं। ग्रैंड मॉस्क में दुनिया का सबसे बड़ा कालीन और दुनिया का सबसे बड़ा जवाहरात से जड़ा शैंडलियर लगा है। लेकिन इन इमारतों को बनाने से उनकी कुछ अद्भुत बनाने की चाहत पूरी नहीं हुई। अब शेख इतनी शानदार इमारत की तामीर करना चाहते हैं कि वो फौरन अबू धाबी का अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन जाए। आर्किटेक्चर के इस आइकन को डिलीवर करने का काम शेख के कजिन हिज हाइनेस शेख सुल्तान बिन तखनून अल नहयान को सौंपा गया। ये बिल्डिंग आर्किटेक्चर के लिहाज से अनूठी होगी और ये अबू धाबी को दुनिया के कल्चरल हब में स्थापित करेगी। इसके अलावा आर्किटेक्चर तो ओवरऑल इंस्पिरेशन और आर्ट का एक हिस्सा है। ये बहुत कड़ी चुनौती है। इस इलाके में एक्सट्रीम इंजीनियरिंग एक प्रचलित नियम है। इसके पड़ोस में एमिरेट दुबई ने पहले ही 828 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा और एक आइकॉनिक लग्जरी होटल बुर्ज अल अरब का निर्माण किया है। शेख सुल्तान ने आर्किटेक्ट्स की एक टीम को साइन करके उन्हें साफ साफ बता दिया कि इमारत को बहुत विशाल या बहुत ऊंचा नहीं बनाना, बल्कि आर्किटेक्चर के तौर पर यह शाहकार होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट नील वैन डर वीन के लिए तो ये अनूठा मौका है। देखिए, समय की मांग तो यह है कि सब कुछ मुमकिन है। सच में आप कुछ भी कर सकते हैं। हम आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ कर सकते हैं जो ये दर्शा सके कि अबू धाबी आधुनिकता के साथ चल रहा है। प्रेरणा लेने के लिए आर्किटेक्ट्स ने अबू धाबी के लैंडस्केप पर नजर डाली। उन्हें अपनी प्रेरणा हवा से बनते रेत के टीलों और पर्शियन गल्फ की उफनती लहरों में मिली। हमने हवा और पानी दोनों का आइडिया लिया, जो कुदरत की डायनामिक और फ्लूइड दोनों ही तरह की रिदम है, और हमने सोचा कि आखिर इन्हें समय में कैसे कैद किया जा सकता है। इस वजह से आपको बहुत स्मूथ सतह मिलती है। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि ऐसी इमारत को देखकर 2 सेकंड में ही आपको फर्स्ट इंप्रेशन मिल जाता है। टीम ने एक असाधारण डिजाइन बनाया, एक ऐसा टावर जो जमीन से 160 मीटर ऊंचाई तक घुमावदार तरीके से ऊपर उठता है। घुमावदार रेगिस्तानी हवा और रेत के ऊपर एक लहर के उठान से प्रेरित
ग्रेविटी को मात देता ये स्काई स्क्रेपर इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा से 5 गुना ज्यादा झुका हुआ है। इस टावर का हर एंगल दूसरे से अलग है। ये इमारत निश्चित तौर पर किसी को भी चौंका देगी। हम चाहते थे कि ऐसा हो। उन्हें अचानक एक विजन दिखाई देने लगा। उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कोई चीज उनका प्रतीक बन सकती है, और फिर तो रुकने का सवाल ही नहीं था। शेख सुल्तान इमारत की निचली मंजिलों को अबू धाबी का सबसे मशहूर ऑफिस एड्रेस बनाना चाहते थे। इसके अलावा वो ऊपर की 18 मंजिलों को राजसी 5 स्टार होटल बनाना चाहते थे। लेकिन इस इमारत के मैक्सिमम इंपैक्ट के लिए इसकी लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण थी। शेख ने फैसला किया कि ये टावर राष्ट्रीय महत्व के स्मारक द ग्रैंड स्टैंड के पास बनेगा। उनके अंकल और यूनाइटेड अरब एमिरेट के संस्थापक शेख जायद द्वारा निर्मित यह स्मारक राजकीय उत्सवों के लिए इस्तेमाल होता है। ये स्मारक और स्काईस्क्रेपर अबू धाबी के इतिहास को उसके भविष्य से जोड़ देंगे। पिछले 50 सालों में इस इलाके ने बहुत ज्यादा बदलाव देखे हैं। सन 1958 में यहां तेल के विशाल भंडारों की खोज के बाद बहुत तेजी से विकास हुआ। अबू धाबी के शासक शेख जायद का एक विजन था। वो शेखडम को एकजुट करके उनके आर्थिक भविष्य को पश्चिमी प्रभुत्व से बचाना चाहते थे। इसके बाद अपने ब्लैक गोल्ड का इस्तेमाल करके उन्होंने एक ऐसे शहर का निर्माण किया जो रेगिस्तान के बीचों बीच बना था। जायद की लेगेसी को आज चारों तरफ देखा जा सकता है, और अब उनका बेटा खुद अपनी छाप छोड़ना चाहता है। वो एक बार फिर अबू धाबी को इस तरह बदलना चाहता है ताकि वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। शेख खलीफा ने $2 अरब का एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाने की योजना बनाई है, जिसे कैपिटल सेंटर नाम दिया गया है। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े बिजनेस हब अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर के बगल में मौजूद जगह है। किसी आर्किटेक्चरल आइकन के लिहाज से एकदम माकूल लोकेशन है, और इसी लोकेशन की वजह से नई टावर का नाम कैपिटल गेट रखा गया। अब इस आइडिया को ड्राइंग बोर्ड से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाना होगा। समस्या है कि आज तक किसी ने इस तरह की स्काईस्क्रेपर का निर्माण नहीं किया है। सबको यही लगा कि ये स्ट्रक्चर बनाना तो एकदम पागलपन का काम है। आखिर हम इसका निर्माण कैसे करेंगे? कैपिटल गेट के ग्रेविटी डिफाइंग डिजाइन को साकार करने के लिए इसमें कुछ असाधारण इंजीनियरिंग की जरूरत होगी, और ये चुनौती पहले ही दिन से शुरू हो जाती है। इसके टॉप फ्लोर इसके बेस से 33 मीटर दूर लटके होंगे। इससे इतनी फोर्स क्रिएट होगी कि वो इमारत की नींव को जमीन के बाहर उखाड़ देगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्चिबाल्ड अपने सामने खड़ी चुनौती से डरे हुए हैं। जब मैंने पहली बार जॉब ज्वाइन की तो मुझे ड्राइंग्स दिखाए गए और मैं तो हक्का बक्का रह गया, और मुझे लगा कि मैं ठीक तरह से प्रोजेक्ट को समझा ही नहीं हूं। मुझे ये समझने में कुछ समय लगा कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं। कैपिटल गेट को सीधा खड़ा रखना बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है। ग्रेविटी फोर्सेस से पार पाने के लिए कोई एक समाधान नहीं है, बल्कि इसमें कई तरह की पायनियरिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाएंगी। लेकिन ये काम जमीन में बहुत गहरी नींव डालने से शुरू होता है। इमारत के एक तरफ वजन जमीन के अंदर जा रहा है और दूसरी तरफ ये जमीन से बाहर आ रहा है, और ये बड़े ओवरहैंग्स की वजह से हो रहा है, और हमें इसी का समाधान निकालना है। इसका समाधान लगभग कंक्रीट की 400 पाइल्स में है, जो 2 तरीके से काम करती हैं। इमारत के झुकने वाली तरफ की आधी पाइल्स ओवरहैंग की फोर्सेस को जमीन में धकेलेंगी। दूसरी तरफ
बची हुई पाइल्स जमीन में और गहरी धंस जाएंगी। वो इमारत को जमीन से बाहर धकेलने की कोशिश करने वाले स्ट्रेचिंग फोर्स का प्रतिरोध करेंगी। आखिर में कैपिटल गेट की फोर्सेस को पाइल्स में एक समान रूप से बांटने के लिए इनके ऊपर स्टील रीइंफोर्स वाली एक गहरी कंक्रीट स्लैब बिछाई जाएगी। इस नींव से हमने ये सीखा कि इस इमारत के हर पहलू की इंजीनियरिंग अलग होगी। एक्सकेवेटर्स 6000 क्यूबिक मीटर रेत की खुदाई करते हैं और अगले 8 हफ्तों में सैकड़ों पाइल्स को जमीन में घुसाया जाता है। हमें बहुत सारी पाइल्स को बहुत ही पास घुसाना था और ये सच में बहुत चुनौती भरा काम था। इसके शेड्यूल में कोई देर नहीं हो सकती। शेख सुल्तान कैपिटल गेट को बहुत ही कम समय में पूरा करना चाहते हैं। 2 साल से भी कम समय में अबू धाबी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की मेजबानी करेगा। 50 देशों के 3000 से भी ज्यादा डेलीगेट्स और दुनिया की प्रेस पास ही बने अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशन सेंटर में जमा होंगे। कैपिटल गेट का प्रदर्शन करके ये साबित करने का शानदार मौका है कि अबू धाबी इनोवेशन में सबसे आगे है। लेकिन इससे टीम को इस अनूठी स्काईस्क्रेपर को डिजाइन करके इसका निर्माण करने के लिए सिर्फ 24 महीने का समय मिलता है। नींव का काम खत्म होने के बाद जमीन के ऊपर इमारत के निर्माण का काम शुरू किया जा सकता है, लेकिन इस इमारत के खास झुकाव की वजह से इसे पारंपरिक स्काईस्क्रेपर के तरीके से बिल्कुल अलग बनाना होगा। हमें महसूस हुआ कि नींव का काम खत्म हो जाने के बाद ये हमारे सामने आने वाली कई समस्याओं में से पहली है। किसी सामान्य स्काईस्क्रेपर को सीधा रखने के लिए एक सॉलिड कोर की जरूरत होती है, लेकिन इससे कैपिटल गेट के कर्व में दरार पड़ जाएगी और ये स्टैंडर्ड कोर ढह जाएगी। इंजीनियर्स को पारंपरिक सोच को दरकिनार करके ग्रेविटी को मात देने का रास्ता निकालना होगा। पास के रेगिस्तानी लैंडस्केप और इसके हवा से आकार लिए रेत के टीलों से प्रेरित होकर आर्किटेक्ट्स ने इस तरह के घुमावदार झुके हुए टावर को डिजाइन किया था, लेकिन कैपिटल गेट को गिरने से रोकने के लिए इसमें कुछ हैरत अंगेज इंजीनियरिंग की जरूरत होगी। सामान्य स्काईस्क्रेपर्स एक पतली सी वर्टिकल कोर के इर्द गिर्द बनाई जाती हैं, जो इमारत के वजन को जमीन तक पहुंचाने में मदद करती हैं। इस बिल्डिंग का ओवरहैंग इतना था और इससे ये बात बिल्कुल साफ थी कि पारंपरिक कोर किसी तरह कारगर नहीं हो सकती। आप सीधी कोर तो बना ही नहीं सकते, वो उतनी मजबूत नहीं होगी। कैपिटल गेट का डिजाइन ऐसा है कि पारंपरिक कोर खतरनाक तौर पर एक तरफ मुड़ जाएगा। विशाल ओवरहैंग का वजन कोर को एक तरफ खींचेगा, जिससे कंक्रीट टूट जाएगा। हमें इसके बाद भी सर्विस करनी होगी। ये असल में बहुत पतली है। स्ट्रक्चरल इंजीनियर मोना वासी जानती हैं कि ये गंभीर समस्या है और इसका समाधान करना जरूरी है। जब मैंने इसे देखा तो सोचा ये तो इम्पॉसिबल है, ये बन ही नहीं सकती। ये तो लगता है किसी बच्चे ने डिजाइन बनाकर छोड़ दिया है। लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि आर्किटेक्ट्स के लिए तो कुछ भी ड्रॉ कर देना आसान होता है, पर हमारे लिए उनकी जरूरतों को पूरा कर पाना आसान नहीं होता है। इंजीनियर्स ने 2 बिल्कुल नई तरह के समाधान निकाले। उनकी योजना का पहला हिस्सा एक ऐसा कोर का निर्माण करना था जिसमें एक कर्व हो, जो इमारत के झुकने के विपरीत दिशा में हो। तो जब स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उसका वजन कोर को खींचकर सीधा कर देगा। कुल मिलाकर ये 350 मिलीमीटर खिसकेगा और इसका असर बहुत महत्वपूर्ण है। वो कंक्रीट जो ओवरहैंग की वजह से खिंच जाता, अब कंप्रेस्ड होकर और मजबूत हो जाएगा। आप इसे मुड़ा हुआ बनाते हैं और जब आप ऊपर के लेवल की स्लैब जोड़ते हैं तो ये उसे खींचकर वर्टिकल कर देता है। तो असल में पूरी वर्टिकल कोर में तनाव आ जाता है, उससे इसे काफी मजबूती मिलती है। कोर 1 हफ्ते में 4 मीटर की दर से बन रहा है और कंस्ट्रक्शन मैनेजर लेस फेयरचाइल्ड इसे बनाने के इंचार्ज हैं।
मैंने जितनी भी कोर देखी हैं उनमें ये शायद सबसे जटिल कोर है। इसे एक एंगल पर बनाया गया है और ये कोर बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पूरी इमारत को संभालती है। इस कोर को जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया है उसे जंप फॉर्मिंग कहते हैं। इसमें पहले स्टील रीइंफोर्समेंट का एक सघन जाल बनाया गया। इसके बाद उसके इर्द गिर्द एक कोर का शेप बनाने के लिए एक मोल्ड बनाया गया। फिर स्टील के जाल में कंक्रीट भर दिया गया। फिर मोल्ड को ऊपर उठाया जा सकता था ताकि इस प्रक्रिया को फिर से दोहराया जा सके। जंप फॉर्म एक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम हर 4 मीटर के लेवल को पास करने के बाद कुछ रनर्स से जोड़ देते हैं और फिर इसे हाइड्रोलिक से अगले लेवल तक जंप करा देते हैं। जैसे जैसे कोर सीधा होगा वो और मजबूत होता जाएगा, लेकिन कोर को इतना ज्यादा वजन ढोने लायक बनाने के लिए कंक्रीट को रीबार कहे जाने वाले स्टील रॉड्स का इस्तेमाल करके रीइंफोर्स करना होगा। रीबार को दिन के समय इंस्टॉल किया गया, लेकिन 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में कंक्रीट मिक्स नहीं होता। यह बहुत जल्दी सूख जाता है और टूट सकता है। सही रफ्तार पर सेट होने के लिए कंक्रीट को रात की ठंडक में डालना जरूरी था। जैसे जैसे कोर ऊंचा होता जा रहा है, लिक्विड कंक्रीट को ज्यादा से ज्यादा दूरी पर डालना होगा। हर बैच की कंसिस्टेंसी को स्लम्प टेस्ट करके जांचना पड़ेगा ताकि ये पक्का हो सके कि उनसे पाइप ब्लॉक ना हो। जब आप इसे पहली बार वैगन से निकलता देखते हैं तो आमतौर पर आपको पता चल जाता है कि ये टाइट मिक्स है या लूज मिक्स है, और असल में स्लम्प टेस्ट में हम यही टेस्टिंग कर रहे हैं। हम एक कोन में कंक्रीट डालते हैं और फिर कोन को हटा लेते हैं। कंक्रीट की ऊंचाई जितनी कम होती है उसी से पता चलता है कि स्लम्प कितना है। हमने अभी ये देखा कि स्लम्प 215 मिलीमीटर का है, जो कि स्पेसिफिकेशन के अंदर ही आता है, इसलिए ये कारगर है। इधर ट्रक पंप के पास पहुंचता है और उधर फेयरचाइल्ड को कोर पर जाना है। वो सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लेकिन 90 मीटर ऊंची जगह पर जाना काफी लंबी चढ़ाई होगी। वो इससे ज्यादा तेजी से जाने के लिए क्रेन लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हमें कंक्रीट की बढ़िया और लगातार सप्लाई मिल रही है। अब हम इसे इमारत के ऊपरी लेवल तक पंप कर रहे हैं और ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। असल में ये एक तरफ से दूसरी तरफ 1 मीटर ज्यादा गहरी परत बना रहे हैं, तो ये सब कुछ सही कर रहे हैं। जब भी हम कंक्रीट डालते हैं तो हमें एक और उपलब्धि महसूस होती है, क्योंकि हम एक और लेवल ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इमारत के कोर को आउट ऑफ अलाइनमेंट करके और उसमें रीबार डालकर भी ग्रेविटी द्वारा कैपिटल गेट को गिरने से नहीं रोका जा सकता। हमने जो इसका समाधान निकाला वो पोस्ट टेंशन कहलाता है, जिसमें हम कोर वॉल में ज्यादा रीइंफोर्समेंट डालते हैं और फिर उसमें टेंशनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जो वॉल के बीचों बीच हाई टेंसाइल स्ट्रैंड्स डालकर किया जाता है। जब हम एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो हम बस टेंशन अप्लाई कर देते हैं। मैं असल में इन टेंडेंस को स्ट्रेच कर रहा हूं जो वॉल के अंदर जाते हैं, यानी उन्हें खींचकर टाइट कर रहा हूं, और ये टेंशन मशीन के जरिए किया जाता है। तो होता यह है कि जब टेंशन पूरा हो जाता है और कोर पर भार डाला जाता है तो कोर सही सलामत रहती है और अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट उसे गिरने से बचाता है। कोर को पोस्ट टेंशन करने के लिए कंक्रीट में वर्टिकल 146 टेंडन्स डाले गए हैं। हर टेंडन 20 मीटर लंबा है और इमारत में 5 मंजिल तक जाता है। ये सारे टेंडन्स ज्यादा मजबूती के लिए एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जब ये टेंडन्स खिंच जाएंगे तो ये विशालकाय ओवरहैंग से पैदा होने वाली पुलिंग फोर्स के खिलाफ काम करेंगे और कंक्रीट को टूटने से रोक लेंगे। साइट पर टीम कोर की पोस्ट टेंशनिंग कर रही है, लेकिन किसी ने कभी किसी स्काईस्क्रेपर में वर्टिकली ऐसा नहीं किया है। लंबे टेंडन को कोर के ऊपर तक लिफ्ट किया जा रहा है।
टीम कोर में पहले से ही बने हुए डक्ट में स्टील टेंडन को घुसाने के लिए उसके वजन का इस्तेमाल करती है। टेंडन के पोजीशन पर पहुंचने के बाद टीम उसके दोनों सिरों को लॉक करके उसके हर स्ट्रैंड को टेंशन करती है। एक न्यूमैटिक जैक को एक स्ट्रैंड पर लगाकर उसे खींचा जाता है। ये 5 फैमिली कार्स द्वारा रस्सी के एक छोर को खींचने के बराबर है। अब एक स्टील टेंडन सही स्ट्रेस लेवल तक खिंच गया है। अब ऊपर की तरफ कंक्रीट डाला जा सकता है। इसमें तकरीबन 120 टन केबल इस्तेमाल किया गया है और इसकी लंबाई 1,20,000 मीटर है, जो कि गोल्डन गेट ब्रिज की लंबाई का 44 गुना है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है और इसका मतलब है कि कोर को कैपिटल गेट के एक्सट्रीम ओवरहैंग का बहुत ज्यादा भार वहन करना होगा। लेकिन अब तो इससे भी बड़ी चुनौती का समाधान जरूरी है। इमारत के घुमावदार झुकाव वाले डिजाइन को अगर किसी तरह साकार करना है तो इसका मतलब एक बार फिर आर्किटेक्चर के सिद्धांतों को अपने हिसाब से मोड़ना होगा। अबू धाबी के आर्किटेक्चरल आइकन कैपिटल गेट के निर्माण के लिए इसमें एक एक्सटीरियर कर्व्ड लीनिंग फ्रेम बनाना होगा। लेकिन एक बार फिर इमारत के इतने ज्यादा झुकाव से समस्या खड़ी हो गई। इमारत के इस आकार और इतने स्पष्ट ओवरहैंग का मतलब है कि आम स्काईस्क्रेपर्स वाले समाधान यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। इमारत के डिजाइन के हिसाब से इन्हें बहुत पतला होना था ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्लोर स्पेस हो और उससे विशाल पैनोरामिक खिड़कियां मिल सकें। इरफान अहमद इसका समाधान ढूंढने वाले इंजीनियर्स में से एक हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए आर्किटेक्चरल जरूरतें पूरी करना हमेशा ही चुनौती भरा काम होता है, क्योंकि वो हमेशा पतला और पतला और पतला स्ट्रक्चर चाहते हैं। मजे की बात यह है कि इंजीनियरिंग की इस समस्या का समाधान मुर्गी के पास है। असल में इमारत के बाहर के स्ट्रक्चर की स्किन किसी अंडे से अलग नहीं होती। एक अंडा बहुत ज्यादा वजन झेल सकता है क्योंकि ये अपने शेल के जरिए फोर्स को समान मात्रा में नीचे फैला देता है। इसका मतलब है कि शेल बहुत पतला हो सकता है और इससे ज्यादा स्पेस मिल सकती है। तो ये बहुत ज्यादा पतली होती है लेकिन बहुत मजबूत होती है। अगर मैं इस अंडे को तोड़ना चाहूं तो आप देख सकते हैं ये असल में बहुत रेजिलियंट है। तो आइए देखते हैं ये कितना रेजिलियंट है। यहाँ मेरे पास 170 अंडे हैं और हम इनके ऊपर ब्रिज ब्लॉक का बहुत ज्यादा वजन डालने वाले हैं। मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अभी तक तो सब ठीक है। इनमें से हर ब्लॉक का वजन 15 किलोग्राम है। तो अब तक हमने तकरीबन आधी कार का वजन इन 170 अंडों पर डाल दिया है। चलिए देखें और कितना वजन डाला जा सकता है। ये हुए 30 ब्लॉक्स और मुझे लगता है कि अभी और वजन डाला जा सकता है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये सच में बहुत ज्यादा हो गया। ओह! ये अंडे आखिरकार इस वजन के नीचे टूट गए, लेकिन अब तक ये 450 किलोग्राम यानी एक फैमिली कार से आधा वजन उठा चुके हैं। कैपिटल गेट में फोर्स को नीचे की तरफ चैनल करने के लिए एगशेल का इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस सिद्धांत का इस्तेमाल करने के लिए एक डाई ग्रिड का इस्तेमाल किया जा सकता है। डाई ग्रिड असल में स्टील का विशाल जाल होता है जो कोर के इर्द गिर्द लिपट जाएगा। स्टील की बीम एक क्रूसीफॉर्म सेक्शन बनाती हुई एक नोड या जोड़ पर मिलेंगी। इस तरह के 720 खास आकार के सेक्शंस एक दूसरे से जुड़कर बहुत पतला लेकिन बहुत ही मजबूत डायग्रिड बनाएंगे। एक साथ काम करते हुए ये क्रूसीफॉर्म्स फोर्स को समान रूप से नीचे की तरफ फैला देंगे। ये एक यूनिफॉर्म जाल बनाकर ऐसा करता है ताकि फोर्सेस एक समान रूप में बटे, और इसका मतलब यह है कि हम बहुत पतले सेक्शन से काम चला सकते हैं। साइट पर 240 स्टील फैब्रिकेटर्स की टीम ये डायग्रिड जोड़ती हैं। उन्होंने कैपिटल गेट के बेस का आसान हिस्सा तो बना लिया है, लेकिन अब इस स्ट्रक्चर में झुकाव आने लगा है और इससे इंस्टॉलेशन बहुत मुश्किल हो गया है।
16 टन वजन तक के हर क्रूसीफॉर्म की एक अनूठी ज्योमेट्री है और इन्हें प्रिसाइज एंगल में क्रेन द्वारा लिफ्ट करना होता है। अगर इस डायग्रिड को असेंबल करने में मिलीमीटर की भी गड़बड़ हुई तो ये जाल वजन को चैनल नहीं करेगा और स्ट्रक्चर कमजोर हो जाएगा। इंजीनियर्स के लिए एक्सपर्ट स्टील फैब्रिकेटर्स के साथ बातचीत करते रहना बहुत जरूरी है। वो 150 किलोमीटर दूर पड़ोस के एमिरेट शारजाह में इन डायग्रिड्स का डिजाइन और निर्माण कर रहे हैं। यहां अत्याधुनिक निर्माण एक प्रचलित नियम है। उन्होंने मलेशिया का पेट्रोनस टावर और दुबई के आइकॉनिक स्काईस्क्रेपर्स बुर्ज अल अरब और बुर्ज खलीफा का निर्माण किया है। लेकिन कैपिटल गेट के रेवोल्यूशनरी डिजाइन ने तो इन लोगों के लिए भी कड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इमारत के इतने ज्यादा जटिल डायग्रिड को बनाने के लिए प्लानिंग फ्लोर पर प्रोजेक्ट इंजीनियर पी भास्करन और उनकी टीम को बेस्पोक 3D सॉफ्टवेयर की जरूरत है। 3D मॉडलिंग पूरी हो गई है और अगर कोई अनजान मुश्किल आएगी तो वो इस 3D मॉडल में साफ साफ दिखाई देगी। 720 क्रूसीफॉर्म्स में से हर एक को न सिर्फ विशाल फोर्स को चैनल करने के लिहाज से बल्कि पास के क्रूसीफॉर्म और ग्लास फसाद से मिलीमीटर एक्यूरेसी से जुड़ने के लिहाज से भी प्रिसिशन इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया है। लेकिन उन्हें उनके सटीक एंगल के साथ नापने के लिए टीम ने पुरानी टेक्नोलॉजी यानी चॉक का इस्तेमाल किया है। ये अनसोफिस्टिकेटेड लग सकता है लेकिन ये बहुत एक्यूरेट होता है और इससे इन एलिमेंट्स का एक साथ जुड़ाव निश्चित हो जाता है। निर्माण के साथ चलने के लिए फैक्ट्री को हर हफ्ते 18 क्रूसीफॉर्म्स बनाने होते हैं। इतनी विशाल और इतनी जटिल इमारत को इतने कम समय में बनाने के लिए 24 घंटे काम करना जरूरी है, वरना ये काम पूरा हो ही नहीं सकता। जैसे जैसे ये स्काईस्क्रेपर नई ऊंचाइयां छूता जा रहा है, उनकी मेहनत सफल होती दिख रही है। इस डिजाइन में डायग्रिड टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से इस्तेमाल हुआ है, बल्कि सच कहें तो इसका ऐसा इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ होगा। अब तो सपने में भी यही प्रोजेक्ट आता है, लेकिन एक बार स्ट्रक्चर बन जाए तो फिर हम लोग वो देर रात तक काम करना, रात को ना सोना, सब कुछ भूल जाते हैं। अबू धाबी की जमीन से विशालकाय इमारत बाहर आ रही है। अब इस झुके हुए टावर को ग्लास फसाड से ढकना है और हमेशा की तरह इस ग्रेविटी डिफाइंग स्ट्रक्चर को कुछ रेवोल्यूशनरी इंजीनियरिंग की जरूरत होगी। कैपिटल गेट के झुके हुए घुमावदार फ्रेम पर कांच की परत चढ़ाना बहुत बड़ी समस्या है। इसके अजीब से आकार पर घुमावदार शीशे की परत चढ़ाना बहुत ही महंगा हो जाएगा। इसलिए इस गगनचुंबी इमारत के घुमावों को किसी तरह कॉस्ट इफेक्टिव फ्लैट ग्लास पेन से मढ़ना होगा। खुशकिस्मती से यहाँ प्राचीन ग्रीक ज्योमेट्री से मदद ली जा सकती है। जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स शेप हो जो कि एक ऑर्गेनिक शेप हो, कर्व शेप हो, तो सीधी लाइनों के साथ मॉडल करने के लिए सिर्फ ट्रायंगल का ही सहारा लिया जा सकता है। ट्रायंगुलर पेन्स को 3 डायरेक्शंस में पिवट किया जा सकता है और उन्हें जोड़ने पर वो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक सरफेसेस को ढक सकते हैं। लेकिन इस इमारत का हर एंगल अनूठा होने की वजह से इसका फसाड बनाने के लिए 26,000 ट्रायंगुलर पेन्स की जरूरत होगी। शीशे के इतने सारे ट्रायंगल्स काटने के लिए लोकल ग्लास फैक्ट्री काम पर लगाई गई है। हर पेन को एग्जैक्ट पैटर्न में काटने के लिए एक ऑटोमेटेड डायमंड कटर में सेट किया गया है। फिर ट्रायंगल्स को प्रोडक्शन लाइन में भेज दिया गया। टीम साइट पर लगातार पर्याप्त ग्लास डिलीवर करने के दबाव में है। कई हफ्तों के बाद 8 डायमंड्स अपनी जगह पर लग चुके हैं और 100 लगने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये ग्लास डिजाइन इतना गैर पारंपरिक है कि अभी ये साबित करने के लिए कि ये कारगर रहेगा, इसे कई टेस्ट से गुजरना होगा।
अब क्योंकि हम पहले ही ग्लास लगाना शुरू कर चुके हैं, इसलिए इन टेस्ट के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हर पैनल एक के ऊपर एक लगा हुआ है, इसलिए अगर कोई समस्या हुई तो हमें उन्हें हटाना पड़ेगा, जिसका पूरे प्रोग्राम पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आखिर ये कोई साधारण ग्लास स्किन नहीं है। कैपिटल गेट का कोर बढ़ते हुए मजबूत होता है। ये गगनचुंबी इमारत अपने निर्माण के अंत तक मूव करना बंद नहीं करेगी। आम ग्लास फसाड हवा या तापमान के बदलाव से पैदा हुए माइन्यूट मूवमेंट के अनुरूप ढल सकता है, लेकिन ग्लास को टूटने से बचाने और इमारत को वाटरटाइट बनाने के लिए पैनल को इस तरह डिजाइन करना पड़ेगा कि वो 20 मिलीमीटर तक शिफ्ट कर सके। ग्लेजिंग सिस्टम में इतना ज्यादा मूवमेंट आमतौर पर कभी सुना नहीं गया होगा। ये तो बहुत बहुत ज्यादा मूवमेंट है। ग्लास इंस्टॉलेशन चल रही है और कंस्ट्रक्शन मैनेजर क्रेग रूनी को यह पता लगाना है कि ये पैनल कारगर होंगे या नहीं। हम ऊपर नहीं जाना चाहते, हमने काम पूरा कर लिया, हमने इन्हें इंस्टॉल कर दिया, हमने सोचा कि हमने अच्छा काम किया है, तब भी ये लीक हो जाता है। दुबई की लेबोरेटरी में पैनल्स को कड़े परीक्षण से गुजरना होगा। एक विमान का इंजन और कई लीटर पानी सबसे खराब मौसम को सिमुलेट करेंगे। अब सही बात पता चलेगी, क्योंकि इसमें जरा सा भी लीक होगा तो बहुत नुकसानदेह साबित होगा और खबर अच्छी नहीं है। पहली बार ही जब हमने फुल वाटर टेस्ट किया तो इसमें से लीक हो गया। इसका लीक करना पूरी टीम के लिए घातक है और इसमें खतरा भी है। ये डायमंड्स दोहरी तह वाले बेस्पोक सील से जुड़ते हैं। इस लचीली स्पॉन्जी सील की वजह से डायमंड मूव भी कर पाते हैं और पानी को भी रोकते हैं। लेकिन अगर बाहरी सील में से पानी रिस रहा हो तो थोड़े थोड़े अंतराल पर जो ड्रेनेज ट्यूब्स फिट की हुई हैं, वो पानी को बहने देती हैं। पैनल इस परीक्षण में फेल हो गया है। पानी ने अंदर आकर अंदरूनी सील को भिगो दिया है। अगर ये फंडामेंटल फेलियर है तो हमें फिर से डिजाइन की ओर जाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो इसकी कॉस्ट, बजट और पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। पैनल को दोबारा जांचा गया। इसका समाधान जल्दी किया जाना जरूरी है। खुशकिस्मती से ये डिजाइन फेलियर नहीं है। उन्होंने ये पता लगाया कि ड्रेनेज ट्यूब रेत घुस जाने की वजह से बंद हो गई है। समस्या सुलझ गई। अब इंस्टॉलेशन आगे बढ़ सकता है। लेकिन जैसा कि इस तरह की किसी भी दूसरी दुस्साहसिक इमारत के साथ होता है, एक समस्या का समाधान हुआ तो दूसरी सामने है। कैपिटल गेट में 5 स्टार लॉबी को आश्चर्यजनक रूप से शानदार बनाने के लिए आर्किटेक्ट एक बार फिर इस डिजाइन को इसकी हदों तक ले गए हैं। अब वो जमीन से 100 मीटर ऊपर लटका हुआ एक इन्फिनिटी पूल और रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं। अठारह महीने से निर्माणाधीन कैपिटल गेट का डिजाइन हाई राइज लिविंग को एक नए ही रंग में पेश करने वाला है। आर्किटेक्ट्स एक लटका हुआ पूल डेक और रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है। आर्किटेक्ट्स की इतनी सारी ज़रूरतें होती हैं जो हम इंजीनियर्स को बहुत मुश्किल में डाल देती हैं, लेकिन हम ये भी पक्का करना चाहते हैं कि इमारत सुरक्षित रहे। इसके डिजाइन में 2 मंजिला एक्सटेंशन की जरूरत थी, जो बिना किसी विजिबल सपोर्ट के लटके होंगे। लेकिन अकेले पूल का पानी ही 150 टन वजन का होगा। स्ट्रक्चर के इतने अधिक मास का मतलब है कि इसे रीइंफोर्समेंट की जरूरत होगी। हमें नीचे से सपोर्ट लगाना होगा, क्योंकि इसके बिना और कोई समाधान नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप इस इमारत पर इतना बड़ा कैंटिलीवर लगा सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता। ये डिजाइन तभी कारगर हो सकता है अगर इसमें नीचे से 22 बड़े स्ट्रट्स लगा दिए जाएं। उनसे इसका वजन फिर से इमारत में ही चला जाएगा। लेकिन आर्किटेक्ट्स की खूबसूरती की मांग को देखते हुए स्ट्रट्स को बहुत नाजुक दिखना होगा।
उधर 90 मीटर ऊपर कंस्ट्रक्शन साइट पर पूल और रेस्टोरेंट आकार ले रहे हैं। एक को छोड़कर इसके सभी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पोजीशन में हैं। अब टीम इसकी आखिरी 6 टन की फ्लोर बीम को ऊपर उठा रही है। इसमें कई क्रेन लिफ्ट्स की मदद लेनी पड़ी, लेकिन आखिरकार दुनिया के सबसे ऊंचे स्विमिंग पूल्स में से एक का निर्माण पूरा हो गया। वो सब लाइंस जो वो कागज पर बनाते हैं, हम वही लाइंस बना रहे हैं, बस हम क्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये एहसास बताया नहीं जा सकता। और स्ट्रक्चर के मजबूत स्ट्रट्स और जोड़ भी शानदार लग रहे हैं। इन जोड़ों के पीछे विचार ये है कि ये उन कीड़ों की तरह काम करते हैं जो पानी पर चलते हैं। वो इतने हल्के होते हैं कि सरफेस टेंशन उन्हें पानी की सतह पर रखती है, तो ये छोटे छोटे ब्रैकेट्स उस वजन से उन फोर्सेस को खत्म कर देती है। कैपिटल गेट बहुत तेजी से आबू धाबी का लैंडमार्क बनता जा रहा है, लेकिन ये जितना ऊंचा होता जा रहा है उतना ही इसके ऊपर फ्लोर का वजन समस्या बनता जा रहा है। स्काई स्क्रेपर का हल्का होना जरूरी है, और इस बार आर्किटेक्ट्स ने कमाल का समाधान सोचा है। इस इमारत में बहुत सारे विजुअल सरप्राइजेस हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण सरप्राइज इसका इंटरनल एट्रियम है। ये एक तरह का लाइट वेल है जो आसमान की रोशनी को इमारत में बहुत गहरे ले जाता है, और ये इमारत की आधी ऊंचाई तक जाता है। तो तले पर ये बहुत छोटे से शुरू होता है और ऊपर जाते हुए बहुत बड़ा फनल बन जाता है। ये गुफा जैसा छेद इमारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके जरिए वजन कम होता है और फोर्सेस घट जाती हैं। लेकिन एट्रियम दुधारी तलवार की तरह है। डायग्रिड से कोर तक बोझ को स्थानांतरित करने में फ्लोर्स अहम भूमिका अदा करते हैं। 18 मंजिलों तक के इस विशालकाय छेद का मतलब है कि इस वजन को कोई और रास्ता तलाश करना होगा। हर फ्लोर प्लेट में एक बहुत बड़ा छेद है, तो हमारे इंजीनियर्स का तो काम कम हो गया। आप अपने फ्लोर में कोई ओपनिंग नहीं चाहेंगे, बल्कि इन फोर्सेस को ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट लगाना चाहेंगे। इन फोर्सेस को बाहर जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए, और इसका समाधान भी बिल्कुल नया था। ये समाधान था बाहरी डायग्रिड के जैसा ही स्टील का जाल अंदर भी बनाया जाए। ऐसा कुछ होता हुआ हमने पहली बार सुना है। ये अंदरूनी डायग्रिड असल में इस स्ट्रक्चर का आधारभूत हिस्सा है। फनल शेप्ड ये अंदरूनी ढांचा 18 मंजिला इमारत की फोर्सेस को इसके टेपर्ड बेस और इसके कोर में ले जाता है, लेकिन इतने छोटे एरिया के लिहाज से इसका वजन बहुत ज्यादा है। एट्रियम को कोर की दीवार में घुसने से रोकने के लिए कंक्रीट को सुरक्षा चाहिए। इसका समाधान है ये 6 विशालकाय स्टील प्लेट्स जो कोर की दीवार के कनेक्शन में लगी हुई हैं। ये जोड़ वाकई इंजीनियरिंग का बहुत ही शानदार नमूना है। ये 8 मीटर ऊंचे हैं और 2 मंजिलों तक फैले हैं, और वो फिर से जाकर कोर में ही जुड़ जाते हैं। एट्रियम पूरा बनने के करीब है, और इसी के साथ अबू धाबी एक आइकॉनिक लैंडमार्क हासिल करने के एक कदम और नजदीक आ गया है। शाम को अबू धाबी में होने वाला ये सेलिब्रेशन यहाँ होने वाला अकेला सेलिब्रेशन नहीं है। साइट पर इंडियन स्टील टीम हिंदू धर्म के देवता विश्वकर्मा की वार्षिक पूजा का आयोजन कर रही है, जो आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के संरक्षक माने जाते हैं। इनकी आजीविका सुरक्षित रहने पर निर्भर करती है। हालांकि वो सेफ्टी इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं और बहुत कुशल कारीगर हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर काम करना कभी कभी खतरनाक हो सकता है। हम ईश्वर की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये पूजा हम अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और काम के सही तरीके से पूरा होने के लिए करते हैं। हम साइट पर इस्तेमाल होने वाले हर तरह के बेसिक टूल्स को लेकर उन्हें भगवान के सामने रख देते हैं, और सभी वर्कर्स को लगता है कि वो सुरक्षित हाथों में हैं। औजारों को आशीर्वाद मिल चुका है और स्टील टीम का हौसला बुलंद है। ग्लास इंस्टॉलर्स 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई तक ग्लास लिफ्ट कर रहे हैं, और वो उसे ठीक से लिफ्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अबू धाबी की अचानक चलने वाली हवा उसे ढकेल रही है। अगर हवा ज्यादा तेज हो और आपने रस्सी पकड़ी हो तो इसे अपने हाथों से महसूस कर सकते हैं।
अगर कभी पैनल घूमने लगता है तो मैं नर्वस होने लगता हूँ, और जब भी मैं इन डायमंड्स को ऊपर उठकर घूमते हुए देखता हूँ तो इससे मुझे हमेशा थोड़ा डर लगता है। इसके लिए मेयर को फौरन कुछ करना पड़ेगा, वरना ये 4 टन वजनी डायमंड इमारत से टकराकर टूट सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि बदलते मौसम की वजह से ग्लास को लिफ्ट करने में देर हुई हो। अगर काम इसी दर से चलता रहा तो मेयर बचे हुए 107 डायमंड्स को वक्त पर नहीं लगा पाएंगे। लेकिन कैपिटल गेट की टीम सिर्फ अबू धाबी की हवा की चुनौती का ही सामना नहीं कर रही है। शेख के ऑफिस से आखिरी समय में एक डिजाइन रिक्वेस्ट आई है जिसके बहुत गंभीर नतीजे हो सकते हैं। इनके पास काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं और कैपिटल गेट की टीम का काम पूरा होने ही वाला है, लेकिन अब उन्हें रुकना पड़ेगा। हमारे पास एक टेलीफोन कॉल आई और उसमें कहा गया कि हमें छत पर एक हेलीपैड चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि ये कोई मजाक था, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर था कि ये बात हमें आखिरी वक्त में बताई गई। अबू धाबी के सबसे ऊंचे हेलीपैड को दुनिया की सबसे दुस्साहसिक गगनचुंबी इमारत की छत पर शामिल करना पहले पहल तो बहुत ही साधारण सी रिक्वेस्ट लग रही थी, लेकिन इसने असल में 2 बहुत गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी। इसमें नई फोर्सेस पैदा होंगी जो पहले से ही खिंची हुई कोर में जज्ब होंगी। दूसरे, हवाओं का अनपेक्षित बहाव घातक उड़ान परिस्थितियां बना देगा। एक चीज होती है जिसे विंड शीयर कहते हैं, जिससे पूरा हेलीकॉप्टर एक तरफ को झुक जाता है, और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक रिस्क है। विंड शीयर कहे जाने वाले ये रैपिड चेंजेस हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स की लिफ्ट पर असर डाल सकते हैं, जिससे विमान या तो रास्ते से दूर जा सकता है या सीधे जमीन पर आकर गिर सकता है। सुरक्षा में कोई ढील देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इमारत के टॉप पर विंड शीयर कैसी होगी, इसके बारे में पता करने के लिए यही एक रास्ता है कि विंड टनल में उसका एक मॉडल बनाया जाए। लंदन, इंग्लैंड में एक हाईटेक विंड टनल में कैपिटल गेट के एक स्केल मॉडल को उसके टेस्ट के लिए रखा गया है। जैसा कि टीम को डर था, कुछ ही सेकंडों में विंड शीयर की परिस्थितियां दिखने लगी। एयर करंट इमारत के ऊपर से बह रहा है, लेकिन फिर सतह पर अलग होकर अंदर की तरफ चक्कर खाता हुआ टर्बुलेंस का एक घेरा बना रहा है। विंड इंजीनियर लेटन ओरेलियस जानते हैं कि इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अगर एनर्जी की इस रैंडम बॉल में पायलट ने कंट्रोल खो दिया तो वो वापस हेलीपैड में टकरा सकता है, और इससे भी खतरनाक बात यह है कि वो टावर में टकरा सकता है। लेकिन विंड टेस्ट से इसके अलावा भी कुछ चीजों का खुलासा हुआ। हेलीपैड पर असर करने वाली हवा से विशाल सक्शन फोर्स भी पैदा हो रही थी। हम यहाँ बहुत बड़ी फोर्स की बात कर रहे हैं जो हेलीपैड को इमारत के ऊपर से उखाड़ कर फेंक सकती है, जैसे कई बड़े ट्रक्स या एक बड़ा उपकरण हेलीपैड को खींचकर उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। हेलीपैड को सुरक्षित बनाने के लिए ऑरेलियस और उनकी टीम को एक बार फिर पारंपरिक सोच से कुछ अलग सोचना होगा। हमें नहीं लगता था कि हेलीपैड को नीचा करने से ऑप्टिमम डिजाइन बन जाएगा, पर हमने देखा कि इससे हेलीपैड का वजन कम हो गया और साथ ही पायलट के लैंड करने के लिए सुरक्षित परिस्थितियां बन गईं। छत के ऊपर हेलीपैड को सिर्फ 2 मीटर नीचा करने से ही विंड शेयर के खतरे में नाटकीय कमी आ गई, और इसका मतलब कैपिटल कोर अतिरिक्त वजन संभाल सकता है। सच कहूं तो हमें काफी राहत मिली है। टेस्ट से पता चला है कि हम इसे अपने ओरिजिनल डिजाइन में कोई फेरबदल किए बिना बना सकते हैं, यानी कि इस गगनचुंबी इमारत का प्रोफाइल वैसा ही रहेगा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन इस हेलीपैड के ब्लूप्रिंट बनाने में अभी 5 महीने का समय और लगेगा, और इसको बनाने के लिए एक क्रेन को छोड़ना होगा। अब इसका समय पूरा होने में कुछ ही हफ्ते बचे हैं और टीम आखिरी ग्लास पेन्स इंस्टॉल कर रही है। शुरुआत में ये पल कितना दूर लगता था। मेरे ऑफिस में उन सारे डायमंड्स का प्लान पड़ा है जिन्हें हमें इंस्टॉल करना था, और शुरू में ऐसा लगता था जैसे मैं किसी जेल में हूं और मैं एक दीवार पर निशान लगा रहा हूं, हर दिन के लिए एक निशान। पहली बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ये प्रोजेक्ट कभी खत्म ही नहीं कर पाऊंगा। शुरुआत में डायमंड को फिट करने के 10 महीने बाद ही ये फसाड धूप की रोशनी में जगमगा रहा है। कैपिटल गेट की अंदरूनी फिटिंग में अभी 1 साल और लगेगा,
और उसके बाद ही इसका 5 स्टार होटल और अबू धाबी के सबसे असामान्य ऑफिसेज बिजनेस के लिए शुरू किए जा सकेंगे। लेकिन सारी रुकावटों के बावजूद टीम ने दुनिया के सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया है। कैपिटल गेट धरती से घूमता, चक्कर खाता, पूरे 162 मीटर ऊंचाई तक ऊपर उठता है। इसके निर्माण में तकरीबन 60 लाख मैन आवर्स लगे हैं और इसका ओवरहैंग शानदार है। आप इमारत के ओवरहैंग के नीचे खड़े होकर इसे देखिए, ये बहुत ही शानदार है। ये इंजीनियरिंग का एक उम्दा शाहकार है। मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर काम करता आ रहा हूँ, जबकि लगता है कि मैं यहाँ पर सदियों से हूँ। ये कमाल की यात्रा थी और हमने इससे इतना कुछ सीखा है और हमने ये साबित करके दिखाया है कि कुछ चीजें जो असंभव या पागलपन लगती है वो असल में संभव है। और अबू धाबी का इतिहास जल्दी ही फिजिकली इसके भविष्य के साथ जुड़ जाएगा। स्टील की एक लहर के जरिए ये ग्रैंड स्टैंड से ऊपर उठेगा और स्काई स्क्रेपर के मिरर्ड ग्लास से चमकेगा। अबू धाबी दुनिया का लुभावना हिस्सा बनने वाला है। ये लोगों को दिखा रहा है कि हम परंपरा से हटकर भी काम कर सकते हैं और हमेशा नियमों को मानने की जरूरत नहीं है। 2010 की वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कुछ ही हफ्ते में होने वाली है और शेख सुल्तान को इस बात का यकीन है कि कैपिटल गेट दुनिया को अबू धाबी की क्षमता दिखा देगा। ये इमारत सच में आइकॉनिक है। ये अबू धाबी की स्पिरिट को कैप्चर करती है और ये अबू धाबी के पोस्ट कार्ड इमेज का एक हिस्सा होगी। इस टीम ने वो हासिल किया है जो कुछ लोगों की नजर में असंभव था, एक लीनिंग टावर जो दुनिया में सबसे ज्यादा इंक्लाइन स्काई स्क्रेपर के वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावा कर सकता है।